हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफल 2.0 बेस पर। मेरा नाम है अंकित मालवीय। आप सभी जानते हैं हिस्ट्री की क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है विजयनगर एंड इंपीरियल कैपिटल। कहने का मतलब एक साम्राज्य की राजधानी जिसका नाम क्या है, विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य वाला ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था और स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे, उनको देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या चीजें करी थी। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इट मींस कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। ओवरऑल एक चैप्टर का ओवरव्यू हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया था कि भाई देखिए, एक एम्पायर था, एक साम्राज्य था जिसकी स्टेब्लिशमेंट अराउंड 1336 में हुई थी और ये साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ये एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था अराउंड 14 सेंचुरी के इनिशियल डिकेड्स में। इसे स्टेब्लिश किया गया था हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। अपने एक्सट्रीम एक्सपांसन के दौर में इस एम्पायर का जो एक्सपांसन था नॉर्थ में कृष्णा रिवर तक और साउथ में जो सदर्न पार्ट है पेनिनसुला का, वहां तक ये एक्सट्रीम साउथ तक फैला हुआ था। एम्पायर में एक घटना घटती है 1565 1565 में इस साम्राज्य के अंदर, जो कि है बैटल ऑफ तालीकोटा। और इस युद्ध के बाद साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि धीरे धीरे इस युद्ध के बाद इस साम्राज्य का पतन होता है और धीरे धीरे इस पूरे एम्पायर को या उस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और लोग भूलने लग जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से पतन हो जाता है। लेकिन बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी 19वीं 20th सेंचुरी के दौरान हिस्टोरियंस इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके लिए वो हेल्प लेते हैं लोकल्स की, क्योंकि स्थानीय लोगों की मेमोरी में इस एम्पायर की जो बातें हैं वो अभी भी क्या थी, याददाश्त में बनी हुई थी। तो इस तरह से इस साम्राज्य के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोकल्स। स्पेशली जो प्रीस्ट, जो पुरोहित थे, जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों की याददाश्त में जो भी घटनाएं थी, इसके अलावा जो एपिग्राफ्स मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, उन चीजों के जरिए इस इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये चीजें पढ़ ली थी। देन हमने बात करी थी डिस्कवरी ऑफ हम्पी, यानी हम्पी की खोज। भाई हम्पी यानी कि वही जो विजयनगर है उसे ही हम्पी कहा जाता है प्रेजेंट टाइम पर। तो हम्पी की जो डिस्कवरी हुई उसके बारे में अपन ने देखा। भाई देखिए, हम्पी की जो खोज हुई उसके बारे में बताया गया है कि 1800 के अप्रोक्स 1800 के लगभग एक ब्रिटिश अभियंता, कहने का मतलब इंजीनियर या फिर एंटीक्यूरन जो खोजकर्ता होते हैं, ठीक है, कोलिन मैकेंजी, उस जगह पर गए, उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि वो एक प्रकार से कोशिश कर रहे थे इस बात को समझने की कि इंडियंस का जो कल्चर है, इंडियंस का जो हिस्ट्री है उसको समझने की, ताकि इंडिया में इजीली रूल किया जा सके, भारत में आसानी से लंबा शासन किया जा सके। तो उसी रिसर्च के दौरान उनकी नजर पड़ती है हम्पी के ऊपर और वो हम्पी वहां पर जाते हैं, डिस्कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, कई सारे मैप वगैरह वो बनाते हैं। उनकी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिस एम्पायर वो पूरी तरह से बेस्ड थी उन प्रीस्ट के द्वारा बताई गई बातों के ऊपर, जो पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी थे। देन हमने देखा कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे 1856 के अराउंड इस जगह के फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए। 1836 से ही यहाँ पे एपिग्राफिकल स्टडीज की जा रही थी। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को कंपेयर किया गया उन फॉरेन ट्रेवलर्स के डेटा के साथ या उन फॉरेन ट्रेवलर्स के टेक्स्ट के साथ जो किसी समय पर यहां पर आए थे, जैसे कि अब्दुल रज्जाक हो गया या डोमिंगो पायस हो गए। इस तरह के जो फॉरेन ट्रेवलर्स इस एम्पायर में आए थे उनके टेक्स्ट के साथ उन इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया गया। साथ ही साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम के जो लोकल जो लिटरेचर है उसके साथ भी मिलान करने की कोशिश की गई। इस तरह से हमने देखा कि इस एम्पायर की जो राजधानी हम्पी उसको किस तरह से डिस्कवर किया गया, खोज किया गया। नाउ कम ऑन टू द अनदर टॉपिक, दैट इज राया, नायका एंड सुल्तान। तो हमने यहाँ पे राया, नायका और सुल्तानों की बात करी। भाई देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से पॉलिटिकल जो चीजें थी, राजनीतिक जो चीजें थी, उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया राय, नायक और सुल्तान में। आप लोग जानते हैं राय का मतलब होता है विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है उन्हें राय कहा जाता है। ठीक है, उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, इट मींस लॉर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, यानी लोगों का स्वामी। इसी तरह नायकों की बात की जाए तो नायक जो है वो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य में। राय उन्हें कुछ टेरिटरी, कुछ एरिया देते थे और उसके ऊपर रूल करने का काम था नायकों का। और फिर हमने सुल्तानों की बात करी तो सुल्तान जो है वो बीजापुर, दक्कन या फिर जो बहमनी सल्तनत थी उन शासकों को सुल्तान कहा जाता था। लोकल ट्रेडिशंस में इन्हें कहा जाता था लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस, यानी कि अश्व या घोड़ों के स्वामी, अश्वपति। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई साम्राज्य का स्टेब्लिशमेंट जैसे होता है, सबसे पहले स्टेब्लिशमेंट की बात करी। स्टेब्लिशमेंट होता है अराउंड 1336, हरियर और बुक्का नाम के 2 भाई इस एम्पायर को स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है,
जब ये एम्पायर चल रहा था तो कंटेम्प्रेरी में जैसे गजापति हैं उड़ीसा के, या फिर दक्कन सल्तनतें हैं, बहमनी सल्तनतें हैं, उनके साथ इनके रेगुलर इनके जो है स्ट्रगल्स होते रहे, डिस्प्यूट होते रहे। और उन डिस्प्यूट्स के पीछे का जो कारण था वो ये था कि जो फर्टाइल एरिया था उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके, और जो फॉरेन ट्रेड होता है उन एरियाज में, उन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जब डिस्प्यूट होते थे तो साथ ही साथ उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन भी होता था, आपस में डिस्कशन भी होता था, रिलेशनशिप भी मेंटेन किए जाते थे, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा। और विजयनगर साम्राज्य ने दक्कन सल्तनत या बहमनी सल्तनत से जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, स्थापत्य कला के जो विशेषता है, उसको उन्होंने क्या किया, अपनाया है। तो ये चीजें हैं जो हमने यहां पर देखी। इसके अलावा हमने यहां पे एक सब टॉपिक डिस्कस किया था, राया एंड ट्रेडर्स, यानी किंग और ट्रेडर्स, राजा और व्यापारी। तो हमने यहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये चीज देखी है, ये चीजों को डिस्कस किया कि भाई देखिए यहां पर कंटिन्यूअसली स्ट्रगल्स या वॉर्स होते थे, और जब वॉर्स होते थे तो सेना में अब इस समय पर घोड़ों की बहुत ज्यादा महत्व हो चुका था, हॉर्सेस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका था। और हॉर्सेस को खरीदने के लिए, या हॉर्सेस के जो ट्रेडर्स थे वो अरब हुआ करते थे, यानी अरब लोग घोड़ों को यहां पर बेचने आते थे। तो उन हॉर्सेस को खरीदा जाता था, उसके लिए लोकल स्थानीय जो व्यापारी हैं वो भी उस ट्रेड में पार्टिसिपेट किया करते थे, जिन्हें कुदराई चेत्ती कहा जाता है। और फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था राजा महाराजाओं को, लोकल्स को, स्थानीय को। इसके अलावा हमने देखा कि धीरे धीरे 1590, 1498, 1500 के अप्रॉक्स पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस बड़ा व्यापार में, क्योंकि पुर्तगालियों के पास और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के वॉरफेयर इक्विपमेंट्स थे, लाइक बंदूकें जो है पुर्तगालियों के पास थी। तो इस तरह से एंट्री पुर्तगालियों की होती है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल साबित होते हैं यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन में। इसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई जो विजयनगर के लोग थे, या विजयनगर जो है फेमस था अपने मार्केट के लिए, अपने गुड्स के लिए, अपनी ज्वेलरीज के लिए, अपने स्टोन्स के लिए, तो वहां के भी मार्केट अच्छे खासे थे। और साथ ही साथ जो लोग थे वो काफी वेलफेयर थे, उनकी डिमांड हुआ करती थी ज्वेलरीज या फिर जो महंगी चीजें हैं उसको वो मंगाया करते थे। तो ये चीजें हमने किंग्स और ट्रेडर्स में पढ़ी। देन फिर हमने देखा कि जो अपोजी और जो डिक्लाइन था इस एम्पायर का, तो अपोजी में हमने खासतौर से कृष्णदेव राय के बारे में बात करी, जो इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी एक तो एक्सपांसन और दूसरा कंसोलिडेशन, यानी साम्राज्य को उन्होंने विस्तारित भी किया और साथ ही साथ मजबूत भी किया। तो हमने देखा कि जैसे 1512 1512 के अंदर उन्होंने जो है जो रायचूर दोआब था उसे कॉन्कर कर लिया था। 1514 के अप्रोक्स उन्होंने जो गजापति थे उन्हें हरा दिया था। 1520 के अप्रोक्स उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया था और अपने एम्पायर को एक्सपांड किया। इवन हमने ये चीज तो देखी कि लगातार स्ट्रगल्स हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ पीस और प्रोस्पेरिटी भी उनके समय पर थी। इसलिए कई सारे मंदिर वगैरह जो थे, टेम्पल्सों का निर्माण हुआ। टेम्पल्स के साथ में कुछ खास आर्किटेक्चरल फीचर्स जैसे कि हम उन्हें राय गोपुरम बोलते हैं, उन्हें इनके द्वारा एड किया गया। मंडपों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। ये सारी चीजें अपन ने देखी। और साथ ही साथ लिटरेरी वर्क भी इनके समय पर हुआ। इन्होंने खुद ही तेलुगु में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आमुक्तमाल्यदा, और संस्कृत के अंदर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम आप लोगों को मैंने बताया था जाम्बती कल्याणम। तो ये चीजें हुई। लेकिन फिर हमने डिक्लाइन की बात करी, साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो देखिए अपने कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य में सक्सेसरशिप को लेकर डिस्प्यूट पैदा हो गया था, विवाद पैदा हो गया था। और 1542 के अप्रोक्स अराबिडो डायनेस्टी रूल करने आ गई थी। लेकिन जो चीजें दक्कन सल्तनतों के साथ चल रही थी वो कंटिन्यूअसली थी, और इसका इंपैक्ट ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि दक्कन सल्तनतों में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन्होंने विजयनगर के खिलाफ एक यूनियन बना लिया, एक संघ बना लिया। और फाइनली 1565 में 23 जनवरी को बैटल हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा। इसमें राम राय नेतृत्व कर रहे थे विजयनगर की सेनाओं की, और उसमें उनकी बुरी तरह से हार हो गई थी। यही कारण था विजयनगर साम्राज्य के डिक्लाइन होने का या पतन होने का। और एट द एंड हमने बात करी नायकों की, तो नायकों को क्या कहा जाता है भाई, नायक कहे जाते हैं आर्मी कमांडर। इन्हें राय के द्वारा एक टेरिटरी दी जाती थी, उस टेरिटरी में इनको गवर्न करना होता था, रूल करना होता था। वहां पे सेना मेंटेन करनी होती थी, आर्मी मेंटेन करनी होती थी, और जरूरत पड़ने पर राजा को वो अपनी आर्मी से हेल्प किया करते थे। और इन्हीं की मदद से विजयनगर के राजाओं ने इतना वास्ट एम्पायर बना पाए थे। ठीक है, तो हमने नायकों की बात कर ली थी, हमने राय की बात कर ली थी, सुल्तानों की बात कर ली थी, साथ ही साथ डिस्कवरी और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया जो अभी तक हमने पढ़ा था। नाउ कम ऑन टू द टुडेस टॉपिक। और आज के टॉपिक्स क्या बेटा, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इन्फ्लुएंस, यानी कि विजयनगर और विजयनगर की जो राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है, और उसके आसपास के जो परिप्रदेश हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेस हो गया है, या फिर चारों तरफ जो फोर्टिफिकेशन किया गया है, रोड्स वगैरह जो बने हुए हैं, ठीक है, जो अर्बन कोर यानी शहरी केंद्र वाला जो एरिया है, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक के सब टॉपिक्स होंगे। देन हम बात करेंगे रॉयल सेंटर यानी कि शाही केंद्र। भाई यहां पर एक रॉयल सेंटर है, एक सेक्रेट सेंटर है, एक अर्बन कोर है, तो इन सभी को हमें पढ़ना है। तो हम यहां पर एक पढ़ेंगे रॉयल सेंटर यानी शाही केंद्र। तो शाही केंद्र के अंदर महल
महल होगा, ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे जैसे महानम्मी डिब्बा हो गया, लोटस महल होगा, हजाराराम टेम्पल होगा। इन चीजों को हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा और एट द एंड कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमें यहाँ पे देखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इनवर्स, यानी विजयनगर राजधानी और उसके आसपास के या उसके चारों तरफ फैले हुए उसके अंदर समाहित परिप्रदेश, ठीक है, अलग अलग चीजें, उनकी विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भी कैपिटल होती है, जो भी राजधानी होती है, वो खास तौर से फेमस होती है, कैरेक्टराइज्ड होती है, कुछ खास फीचर्स उसके अंदर होते हैं, जियोग्राफिकल हो सकते हैं या फिर टोपोग्राफिकल हो सकते हैं। ये सारी चीजें एक कैपिटल के अंदर जनरली देखी जाती है। तो एज इट इज विजयनगर की जो राजधानी है हम्पी या फिर विजयनगर जिसे उस समय पर कहा जाता था, वहां पर भी कई प्रकार के डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे, कई प्रकार की विशेषताएं थी, वो जियोग्राफिकली भी थी और कई चीजें थी जिन्हें आज हमें यहां पर देखना है। तो देखिए, लाइक मोस्ट कैपिटल यानी अन्य राजधानियों की तरह विजयनगर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट, यानी इसका भी जो लेआउट था, इसकी भी जो पूरा क्षेत्र था वो बहुत ही सुंदर था। स्थापत्य कला काफी अच्छी थी, आर्किटेक्चरल फीचर काफी अच्छे थे। अगर हम इसका एक मैप देखें, यहाँ पे आप लोग मैप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो आपको हल्के हल्के से नजर आएंगे। एक पार्ट जो सेक्रेट सेंटर है, सेक्रेट सेंटर मतलब धार्मिक केंद्र, जहां पे मंदिर वगैरह थे, जैसे विरूपाक्ष मंदिर हो गया या फिर पंपा देवी के टेम्पल वगैरह हो गए। इसके अलावा एक आप लोग देख रहे हैं रॉयल सेंटर, रॉयल सेंटर यानी कि जहां पर राजा महाराजा रहते होंगे, राजा का परिवार रहता होगा, ठीक है, या फिर राजा के पैलेस वगैरह होंगे, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव देखिए जहां से प्रशासन रन होता है तो कई प्रकार की बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे दिल्ली हमारी राजधानी है तो वहां पे कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी यहाँ पर। एंड एट द एंड आप लोग देखें अर्बन कोर या अर्बन एरियाज जहां पे क्या करते थे, लोग रहते थे, ठीक है। तो अर्बन कोर जहां पे लोग रहते थे या फिर आम सिटीजन, सामान्य ऑर्डिनरी लोग रहा करते थे। इस तरह से इस शहर के अलग अलग आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा नदी इस शहर की सबसे खास जो विशेषता है वो तुंगभद्रा रिवर है, जो वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल कराती है, पानी के संसाधन अवेलेबल कराती है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा रिवर। इसके अलावा इस शहर के चारों तरफ जो ग्रिडल है या फिर ग्रेनाइट की जो चट्टाने हैं वो ग्रिडल की तरह शेप बनाती है, करधनी की तरह आकार बना लेती है, प्रोटेक्ट करती है। तो अब एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ओवरऑल सारे के सारे फीचर्स बताए। सबसे पहले बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस की, यानी जल संसाधनों की। किसकी बात करेंगे? वाटर रिसोर्सेस यानी कि जल संसाधन, ठीक है। चलिए, सो वी हैव द फर्स्ट टॉपिक हियर 3.1 वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधन। तो मैं आप लोगों को ये चीजें बताना शुरू कर देता हूं, ठीक है। सबसे खास बात जो विजयनगर की है, अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इस शहर के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व की तरफ एक रिवर बहती है जिसका नाम क्या है? तुंगभद्रा रिवर। कौन सी रिवर? तुंगभद्रा रिवर। और सबसे खास बात तुंगभद्रा रिवर की यह है कि तुंगभद्रा नदी जो यहां पर बहती है वो एक नेचुरल बेसिन का निर्माण करती है। नेचुरल बेसिन का मतलब एक प्राकृतिक कुंड बनाती है यहां पर, ठीक है। और उस कुंड में जो पानी स्टोर होता है, उस पानी को लाया जाता है अपने विजयनगर शहर में, जो शहर था, ठीक है, जो अर्बन कोर था, जहां पे ऑर्डिनरी लोग रहा करते थे, जहां पे आपका एग्रीकल्चर किया जाता था। तो जो एग्रीरियन एरियाज था वहां तक पानी को कैरी करके लाया जाता था। इस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहां पे स्टेब्लिश किया गया था। तो विजयनगर शहर की सबसे बड़ी जो विशेषता, डिस्टिंक्टिव जो फीचर है वो क्या है? तुंगभद्रा रिवर पर बना हुआ नेचुरल बेसिन। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ये बताया जाता है कि ये जो शहर है विजयनगर, इसके चारों तरफ ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया। चारों तरफ फैली हुई ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है जो एक ग्रिडल की तरह, एक करधनी की तरह शेप बनाता है। और वहां से कई सारे झरने, कई सारे वाटर चैनल्स वगैरह निकलते हैं, जल धाराएं वहां से निकलती है। और ये सारी जलधाराएं एट द एंड में आकर किस पर मिलती है? तुंगभद्रा नदी में आकर मिलती है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? आप लोगों ने कोई पहाड़ी एरिया देखा होगा, माउंटेनियस रीजन देखे होंगे, हिल एरियाज देखे होंगे, तो वहां से क्या होता है? जलधाराएं निकलती है, पानी या वाटर चैनल्स वगैरह निकलती हैं। तो वो एट द एंड सारे के सारे जो चैनल्स हैं वो किस में आकर मिलेंगे? तुंगभद्रा रिवर में या फिर किसी नदी में जाकर मिल जाएंगे। और नदी का सारा पानी एट द एंड कहां पर जाता है? सी में या समुद्र में जाता है। तो यहां पर भी शहर के चारों तरफ एक ग्रिडल की तरह एक ग्रेनाइट की चट्टाने, काफी रमणीय, काफी सुंदर चट्टाने थी। और वहां पर से कई सारे करंट्स या चैनल्स निकला करते थे, वाटर चैनल्स निकला करते थे। और एट द एंड पानी जाकर मिलता था किस पर? आपके तुंगभद्रा नदी में। हर एक वाटर चैनल पर एक बेसिन बनाया गया था, एक रिजर्वियर बनाया गया था, एक कुंड बनाया गया था, डिफरेंट शेप के, अलग अलग आकार के। समझ गए सभी लोग? तो ये आप लोगों को पहले
नंबर पे ये चीज ध्यान रखना है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन, विजयनगर साम्राज्य की जो लोकेशन है, स्थिति, उसका सबसे खास जो गुण है, सबसे खास जो विशेषता है, वो है नेचुरल बेसिन, यानी एक प्राकृतिक बेसिन, एक कुंड बनता है यहाँ पे, किसके द्वारा? तुंगभद्रा नदी के द्वारा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, उत्तर और पूर्व की दिशा में ये रिवर है, ठीक है। देन आप लोगों ने देखा कि द सराउंडेड लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज्ड, यानी आसपास का जो पूरा लैंडस्केप था, जो धरातल था, वो किस तरह का था? तो स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स, ग्रेनाइट की चट्टानें आसपास फैली हुई थी, जो एक प्रकार से गिडल यानी करधनी की तरह शेप बनाती थी, चारों तरफ से कवर करके रखती थी, ठीक है। और नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, यानी कई सारी जलधाराएं वहां से निकली थी, और एट द एंड वो सारी जलधाराएं जाकर मिलती है किसमें? आपकी तुंगभद्रा रिवर में। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। सभी के ऊपर कुछ ना कुछ क्या है? बेसिन वगैरह बने हुए, वाटर रिजर्वियर्स वगैरह बने हुए। अब थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि वाटर मैनेजमेंट यानी जल संसाधन, ठीक है, या जल का संयोजन करना, जल का मैनेजमेंट करना, समन्वयन करना। तो बेटा थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं। वाटर रिसोर्सेज तो आपने देखे, नाउ कम ऑन टू द वाटर मैनेजमेंट। देखिए वाटर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि तुंगभद्रा नदी पर तो एक नेचुरल बेसिन बना हुआ है, लेकिन कई सारे जो चैनल्स वहां पर निकलते हैं उस पर भी छोटे छोटे बेसिन बनाए गए हैं। पहले तो पानी को रोका गया है, और पानी को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है, एम्बार्कमेंट किया जाता है, यानी कि बांध बनाया जाता है, एक बॉल बनाई जाती है। तो बांध बनाया गया, और फिर वहां पर अलग अलग शेप के रिजर्वियर बनाए गए ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, ठीक है। और फिर उस पानी को कैरी करके कहां पर लाना पड़ेगा? शहर के एरियाज तक लाना पड़ेगा, कैरी करके, नहरों के जरिए या फिर अलग अलग मीडियम के जरिए उस पानी को लाना है शहरों तक। तो ये वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी क्यों हो जाता है यहां पर? क्योंकि ये जो एरिया था, ये सब कॉन्टिनेंट का अत्यंत ही एक्सट्रीमली ड्राई एरिया था, सूखा रीजन था, ठीक है। तो अब ये ह्यूमिड एरिया है, सूखा एरिया है, तो इसी वजह से वाटर मैनेजमेंट का बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि पानी जमीन के अंदर नहीं है। जो पानी बरसात में आ रहा है उसी पानी को स्टोर करना पड़ेगा, उसी पानी को हमें आगे तक ले जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के लिए यूज करना पड़ेगा। तो यहां के राजाओं ने उस चीज पर काफी फोकस किया, और जो एम्बार्कमेंट्स हैं वो बनाए, वाटर रिजर्वियर बनाए, और उस पानी को कैरी करके आगे तक वो लेकर गए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा महत्व है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितनी भी चैनल्स थे उनके ऊपर अलग अलग शेप के रिजर्वियर्स वगैरह बनाए गए थे, एम्बार्कमेंट्स वगैरह बनाए गए थे। देखिए आगे, वाटर रिजर्वियर सिस्टम में इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस जितने भी स्ट्रीम्स आ रहे थे उन जगहों पर एम्बार्कमेंट्स बनाकर रिजर्वियर्स बनाए गए, यानी पहले बांध बनाया गया, दीवारें बनाई गई, और पानी को रोका गया, और फिर वहां पे रिजर्वियर्स वगैरह बनाए गए। एज इन वन मोस्ट, अब क्योंकि क्यों जरूरी है वाटर मैनेजमेंट करना? क्योंकि ये सबसे एरिड या ड्राई एरियाज में से एक है सब कॉन्टिनेंट का। अब यहां पर जो एम्बार्कमेंट्स बनाए गए थे, डैम बनाए गए थे, उनमें से एक डैम का नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है कमालपुरम डैम। क्या नाम है? कमालपुरम टैंक या कमालपुरम डैम, ठीक है, जिसे आज के समय किस नाम से जाना जाता है? कमालपुरम टैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इलोबरेट अरेंजमेंट्स हैड टू मेड टू स्टोर रेन वाटर कंडक्ट टू द सिटी। तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था, और उस पानी को सिटी तक, शहर तक लाने की व्यवस्था बनाई गई थी। तो उन डैम में से एक डैम का नाम आज भी किस नाम से जाना जाता है? कमालपुरम डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बेटा ये जो पानी यहां से लेकर जाया जाता था, इसका काम क्या था कि जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं, ठीक है, जो फर्टाइल एरिया है, जो वैली वाला एरिया है, जहां पे खेती होती है, वहां तक पानी पहुंच सके, जिससे कि लोग खेती कर सके, ठीक है। अब ये जो वाटर मैनेजमेंट का काम हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फेमस जो एक अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, ठीक है, वो है हीरिया केनाल। तो एक नहर है जिसका नाम मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा, जिसका नाम क्या है? हीरिया केनाल। एक नहर बनाई गई थी जिसका नाम है हीरिया केनाल। और ये हीरिया केनाल जो है, इसमें पानी कहां से आता था बेटा? इसमें पानी आता था तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा नदी पर जो डैम था, उस डैम के, उस एम्बार्कमेंट से के, उस रिजर्वियर के पानी से हीरिया नहर में पानी आता था। और वो पानी एट द एंड जो अर्बन कोर है, ठीक है, और जो आपका रॉयल एरिया है या रॉयल कोर है, रॉयल सेंटर है, उनके बीच में जो फर्टाइल वैली थी, जो उपजाऊ भूमि थी, वहां पर पानी इस हीरिया केनाल के जरिए पहुंचता था ताकि सिंचाई की जा सके। तो और सबसे खास बात यह कि हीरिया केनाल के जो र्यून्स हैं, जो अवशेष हैं, ठीक है, सॉरी,
इसके जो र्यून्स हैं वो आज भी अवेलेबल हैं या आज भी हमें दिख जाते हैं विजयनगर के अंदर। तो हीरिया कैनाल के र्यून्स आज भी वहां पर मौजूद हैं या फिर वो आर्कियोलॉजिस्ट उनको देख सकते हैं, स्टडी किया जा सकता है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया वाटर रिजर्वियर के बारे में सारी चीजें बताई। देन हम यहाँ पर एक मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे वाटर वर्क की अगर बात करें तो उसमें आता है हीरिया कैनाल। हीरिया कैनाल जिसमें पानी कहां से आता था, तुंगभद्रा नदी का पानी इसमें आता था और ये पानी को एट द एंड अर्बन कोर और जो सेक्रेड सेंटर है, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक जो केंद्र है, उसके बीच में जो वैली वाला एरिया है, जो फर्टाइल वाला एरिया, जो उपजाऊ क्षेत्र जहां पे खेती होती थी, वहां तक पानी ले जाया जाता था। ऐसा अनुमान है कि इसका निर्माण लगभग 15 सेंचुरी के अप्रोक्स जो संगम रूलर्स थे, जो संगम वंश के राजा थे, उनके द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने वाटर रिसोर्सेज को स्टडी कर लिया। आई थिंक ये वो हीरिया कैनाल का आई थिंक क्या है, एक र्यून्स है जो आज भी देखे जा सकते हैं वहां पर। नाउ कम ऑन टू द, हाँ भाई अब अगला फीचर हमारे सामने आ गया। नाउ वी हैव टू कम ऑन द अनदर सब टॉपिक 3.2, जिसमें हम बात करेंगे फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। तो दो चीजें हैं, एक तो फोर्टिफिकेशन है और दूसरा है आपके रोड्स। दो चीजों को अब हमें डिस्कस करना है। देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी, और रोड का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो। तो अब हमें इस शहर के किलेबंदी के ऊपर और इस शहर के जो रोड्स वगैरह उनके ऊपर चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें ना किलेबंदी की, तो ये जो शहर है इसके बारे में बताया गया है, जो फॉरेन ट्रेवलर्स वगैरह आए हैं और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं उसके बेसिस पर यह बताया गया है कि इस शहर के चारों तरफ, इस शहर के चारों तरफ प्रोटेक्ट करती हुई फोर्टिफिकेशन था, यानी चारों तरफ सुरक्षा करने के लिए किलेबंद या किलेनुमा दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, हालांकि अभी इस शहर के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमें पढ़ने हैं, जैसे सेक्रेट सेंटर्स हमें पढ़ना है, अर्बन कोर हमें पढ़ना है, लेकिन उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट कहां पर किया गया था, किसके अंदर वो सुरक्षित थी? तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्टिफिकेशन, यानी किलेबंद दीवारें। तो वो किलेबंद दीवारों के ऊपर पहले हमारा फोकस होगा, उसके बाद फिर वो अलग अलग जो एरियाज हैं, जो चीजें हैं जो इसके अंदर सुरक्षित है, उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें सेक्रेट सेंटर भी होगा, जिसमें रॉयल पैलेस भी होंगे, यानी कि शाही केंद्र भी होंगे, रॉयल सेंटर भी होंगे, अर्बन कोर भी होगा। हालांकि अर्बन कोर हम इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो फोर्टिफिकेशन जो शहर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता था, सुरक्षित रखता था। ठीक है, सबसे पहला ध्यान हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कई सारे जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं, और इसमें सबसे पहला नाम जो हमारे बुक के अंदर बताया गया है, जो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, वो आता है आपका किसका नाम? वो आता है आपका अब्दुल रज्जाक का। अब ये अब्दुल रज्जाक जो हैं, ये एक एम्बेसडर थे जिन्हें पर्सिया के राजा के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, पर्सिया के किंग के द्वारा भेजा गया था जो कालीकट के राजा है उनके पास। ठीक है, तो ये एक दूत की तरह आए थे कालीकट के राजा के पास, पर्सिया के राजा ने उन्हें भेजा था, कालीकट के राजा के पास ये मिलने के लिए आए थे। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जब विजयनगर पहुंचे तो वो विजयनगर को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए, काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने बताया कि इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक के बाद एक 7 दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि एक किलेनुमा दीवार नहीं थी, इस शहर को 7 दीवारों के द्वारा कवर किया गया था। इट मींस इनके द्वारा यह बताया गया कि 7 वॉल्स थी, 7 दीवारें थी। ठीक है, 7 वॉल्स के जरिए इस शहर को प्रोटेक्ट किया गया था, अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज्जाक ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करते। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे ट्रेवलर्स हैं जो उस दौर में आए थे, जिन्होंने अपनी बातें बताई, जिसमें डोमिंगो पायस भी हैं जो बताते हैं इसी तरह की कुछ बातें। तो इससे पहले कि हम उनके बारे में बात करें, कुछ चीजों को यहां पर देख लेते हैं जो यहां पर मेंशन की गई हैं। बिफोर वी एग्जामिन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, हम शहर के अलग पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले हम शहर के चारों तरफ जिसमें उनको प्रोटेक्ट किया गया था उसकी बात कर लेते हैं, और उसमें हम बात करेंगे किसी फोर्टिफिकेशन की, वॉल्स की। सो अब्दुल रज्जाक के बारे में मैंने बताया। अब्दुल रज्जाक ने क्या बताया कि भाई ये काफी इंप्रेस हुआ, और इसने बताया 7 लाइन ऑफ फोर्ट थे, यानी 7 किलेनुमा दीवारों से इसको क्या किया गया था? प्रोटेक्ट किया गया था, ऐसा इन्होंने अपने ग्रंथ में मेंशन किया है। दीज इंसर्कल्ड नॉट ओनली द सिटी, यानी कि अब भाई देखिए 7 दीवारों से अगर इसको प्रोटेक्ट किया गया है, तो इस किले की सबसे खास बात ये थी, ये चीज आपको समझना है, वो ये है कि इसमें ना सिर्फ राजा के जो महल थे
उन्हीं को ही नहीं प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है। नॉट ओनली द पैलेस ऑफ द किंग्स, यानी राजा के महलों को ही नहीं प्रोटेक्ट किया गया था, इसमें टेम्पल्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया था, मंदिरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, अर्बन कोर को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, शहर के जो आम लोग जहां रहते थे उसको भी शामिल कर लिया गया था, सिटी का मेजर एरिया कवर कर लिया गया था। इवन सबसे खास और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट थे, यानी जो खेती वाला क्षेत्र था, उसे भी इस फोर्ट के अंदर, इस फोर्टिफिकेशन के अंदर कवर कर लिया गया था। सबसे खास और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि भाई जनरली क्या होता था कि जो किलेनुमा दीवारें या किला जो बनाया जाता था उसमें शहर को कवर किया जाता था, ना कि खेतों को, लेकिन इसमें जंगलों को, खेतों को, इन सारी चीजों को, बगीचों को, बाग बगीचों को भी कवर कर लिया गया था, प्रोटेक्ट कर लिया गया था। तो ये अब्दुल रज्जाक बताते हैं अपने अपने अकाउंट्स में, अब्दुल रज्जाक के द्वारा ये बातें बताई जाती है, ठीक है। दीज इनसर्कल्ड नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट गार्डन्स ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर पॉइंट, वी हैव द आउटर मोस्ट वॉल्स लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूं। हमने बोला 7 वॉल्स हैं, 7 दीवारें हैं जो शहर को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उन 7 दीवारों में जो 7th नंबर की वॉल है, यानी कि जो आउटर वॉल है, ठीक है, ये जो आउटर वॉल है, इसके बारे में कुछ बात यहां पर बताई गई। क्या बात बताई गई आउटर वॉल के बारे में? यह बताया जा रहा है कि भाई जो आउटर वॉल थी ना, ये क्या कर रही थी कि जो चारों तरफ से फैली हुई पहाड़ियां हैं उसको आपस में कनेक्ट करती है। अब पहाड़ियां तो भाई नेचुरल है, ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ी कोई जानबूझ के बनाई गई है। तो मान लो कि ये आपका सिटी है, ये आपका शहर है ना, यहाँ पे आपका पूरा जो शहर बसा हुआ है, ठीक है, अलग अलग एरियाज हैं शहर के। तो अब जो पहाड़ियां हैं, हो सकता है पहाड़ियां यहां पर हो सकता है पहाड़ियां यहां पर हो, कुछ पहाड़ियां यहां पर हो, कुछ पहाड़ियां यहां पर हो। तो चारों तरफ जो फैली हुई पहाड़ियां थी वो एकदम कंटिन्यूअसली तो नहीं बनी होंगी। तो 7th नंबर की जो लास्ट वॉल थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि वो पहाड़ियों को क्या कर दे रही थी, कनेक्ट कर दे रही थी। ये मैं आपको अलग कलर से बता देता हूं कि ये तो आपकी हिल्स हैं, ठीक है। अब ये हिल्स को कनेक्ट किया गया था दीवार बनाकर। 7 नंबर की वॉल जो थी वो इन पहाड़ियों को आपस में क्या कर दे रही थी, कनेक्ट कर दे रही थी, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को? ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है कि 7th नंबर की जो लास्ट या आउटर वॉल थी वो पहाड़ी को आपस में कनेक्ट कर दे रही थी, आपस में जोड़ दे रही थी। अच्छा, ये जो कनेक्शन या फिर ये जो जोड़ किया गया था, दीवार को जो बनाया जा रहा था, तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि भाई जो मटेरियल होता है बहुत ज्यादा सीमेंट या फिर गारा मिट्टी का जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसका यूज नहीं किया गया था, ठीक है। क्योंकि जो शेप था पत्थरों का वो इस तरह फनाकार शेप में था कि वो आपस में अटके हुए थे, ना कि कोई जोड़ने वाले मटेरियल का यूज किया गया था, ठीक है। हालांकि दीवार को बनाने के लिए जरूर गारा और मिट्टी का यूज किया गया था इंटरनल वॉल बनाने के लिए, लेकिन इस तरह से जो कनेक्शन हुआ था ना उसके लिए कोई ऐसा मटेरियल यूज नहीं किया गया था। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखें कि द मेसिव मेशनरी कंस्ट्रक्शन वो स्लाइटली टेपर्ड, यानी टेपर्ड शेप में था, तो वो स्लाइटली टेपर्ड यानी अटके हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे, बजाय कि उसको जोड़ने के लिए कुछ खास मटेरियल यूज किया गया। सो नो मोर्टार नो सीमेंटिंग, यानी कोई मोर्टार या जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है इनकी यूज नहीं हुई थी, वॉज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए। द स्टोन ब्लॉक्स वर बेज शेप्ड, जो स्टोन ब्लॉक्स थे वो बेज शेप में थे और वो सुंडाकार शेप में थे, तो वो आपस में लगे हुए थे, हेल्ड थे, अटके हुए थे, ठीक है। एंड इन इनर पोर्शन, जो दीवार का इनर पोर्शन था उसको जरूर मिट्टी का या फिर गारे का बनाया हुआ था। और ये जो चीजें थी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेस में प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जो है वर्गाकार या आयताकार बुर्ज बाहर निकले हुए थे, उनका जो शेप बाहर की तरफ था वो इस तरह का था। तो बेटा आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। हमने देखा फोर्टिफिकेशन के बारे में, फोर्टिफिकेशन जो कि सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, बजाय कि अलग अलग एरियाज को डिटेल में पढ़े। और फोर्टिफिकेशन के बारे में हमने अब्दुल रज्जाक की बात को मेंशन किया है। अब्दुल रज्जाक पर्सिया का ट्रेवलर था, अराउंड 15 सेंचुरी में ये भारत में आया था, ठीक है। कब आया था? अराउंड 15 सेंचुरी में। और इसको भेजा तो गया था कालीकट के राजा से मिलने के लिए, लेकिन ये आता है विजयनगर की 7 दीवारों के बारे में अट्रैक्ट होता है और 7 दीवारों के बारे में बताता है। आउटर मोस्ट वॉल के बारे में हमने थोड़ा सा बात करी कि भाई वो क्या थी, बाहर की जो पहाड़ियां थी उनको आपस में कनेक्ट करती थी। कनेक्शन के लिए जो मटेरियल्स थे वो कैसे थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नाउ कम ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने, मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन। इस फोर्टिफिकेशन की सबसे खासियत क्या थी, सबसे खास बात क्या थी? बजाय कि हम इसके बारे में बात करें या यहां पर चीजों को देखें, यहां पे बता देता हूं फोर्टिफिकेशन की सबसे खास बात क्या थी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या थी भाई फोर्टिफिकेशन की सबसे खास बात। सबसे खास बात जो थी फोर्टिफिकेशन की वो ये थी कि भाई इसके अंदर
एग्रीकल्चर एरिया को भी कवर कर लिया गया था। किसको कवर कर लिया गया था? एग्रीकल्चर एरिया को, खेती वाले क्षेत्र को, फॉरेस्ट को, गार्डन्स को भी इसमें कवर कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग या अमेजिंग चीज हो जाती है, क्योंकि जनरली जो फोर्टिफिकेशन होते थे, किले बनाए जाते थे, किलेबंद दीवारें बनाई जाती थी, उसमें शहरों को कवर तो कर लिया जाता था, राजा के महलों को कवर कर लिया जाता था, लेकिन जो फॉरेस्ट वगैरह है या फिर जो एग्रीकल्चर एरिया उसको कवर नहीं किया जाता था। ठीक है, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। अच्छा, जनरली क्या होता था मीडिवल टाइम में, जब हमारे देश का मध्यकाल चल रहा था, उस समय पर राजा लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। ये फोर्टिफिकेशन बनाया ही क्यों जाता था उसको मैं आपको बता देता हूं। इसका ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ये था कि क्या होता था, घेर लिया जाता था। दुश्मन सेना जब अटैक करती थी तो किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, कवर कर लिया जाता था आर्मी के द्वारा, अपोजिट आर्मी के द्वारा, एनिमी आर्मी के द्वारा। और जब ये कवर कर लिया जाता था तो फोर्टिफिकेशन किया गया है, अंदर दूसरे राजा हैं, उनकी प्रजा है, उनके लोग रह रहे हैं, सेना है, तो वो ये कोशिश करते थे कि लंबे समय तक वहां पर वो सरवाइव कर सके। उसके लिए वो अपने जो ग्रेन स्टोरेज हाउस होते थे, जहां पे अनाज स्टोर करके रखा हुआ, वो तो उसके अंदर आ जाता था। तो ग्रेन तो ऑलरेडी अंदर है, खाना तो अपने अंदर रखा हुआ है, तो इतना कवर किया जाता था कि खाने वगैरह का जो ग्रेन है, उसका जो स्टोरेज हाउस है, वो अपने फोर्टिफिकेशन के अंदर इतना किया जाता था। क्योंकि कई बार लंबा लंबा जो है घेरा जाता था अपोजिट आर्मी के द्वारा, 6-6 महीने, 1-1 साल तक दुश्मन सेनाएं जो है किलों को घेरे रखती थी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह के मेवाड़ के किले को कई महीनों तक घेरा, अराउंड 6 महीने 7 महीने तक। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो कोशिश ये होती है कि अगर हम चारों तरफ कवर कर लेंगे तो फूड अंदर नहीं जा पाएगा, ग्रेन्स अंदर नहीं जा पाएंगे, फूड लाइन को वो कट कर देंगे। तो फाइनली क्या होगा कि जो अपोजिट आर्मी है वो उनको बाहर आना ही पड़ेगा, उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। इसलिए लंबे लंबे दौर समय तक क्या किया जाता था, घेर के रखा जाता था। ठीक है, अब इससे बचने के लिए वो अपने ग्रेन स्टोरेज को तो अंदर रख लेते थे, लेकिन ग्रेन स्टोरेज कभी ना कभी तो खत्म होंगे। तो विजयनगर के राजा ने थोड़ी, शासकों ने थोड़ी और महंगी प्रणाली स्टेब्लिश करी, थोड़ा और पैसा खर्च करके क्या किया, अपने खेतों को ही अंदर कर लिया। ठीक है, और जब खेतों को ही अंदर कर लिया तो फिर भाई आप चाहे 6 महीना, चाहे 6 साल, चाहे 60 साल तक हमें चारों तरफ से कवर करके रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे खेत तो उसके अंदर ही शामिल हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फोर्टिफिकेशन के अंदर एग्रीकल्चर एरिया को कवर करने वाली जो बात है वो सबसे बड़ा फीचर बन जाता है, और उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि क्या उसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये आपकी सबसे बड़ी फीचर होता है, सबसे बड़ी विशेषता होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन, मैंने आपको बताया इज दैट इनक्लोज्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्स। इसके अंदर एग्रीकल्चर ट्रैक्स को इनक्लोज कर लिया गया था। अब अब्दुल रज्जाक क्या बोलता है, इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में देखें। अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, यानी पहला फोर्टिफिकेशन का वॉल, फिर दूसरा फोर्टिफिकेशन का वॉल और तीसरा फोर्टिफिकेशन का जो वॉल था, इसके अंदर सिक्वेंशियल चीजों में क्या क्या चीजों को कवर किया गया था। देखिए, पहली वॉल के अंदर था कल्टीएबल फील्ड, यानी खेती वाला क्षेत्र, फिर गार्डन्स, और तीसरा है फॉरेस्ट। इन चीजों को कवर किया गया था। ये तो बात हो गई किसकी, आपके अब्दुल रज्जाक की। अब दूसरे यात्री की बात करते हैं, जिसका नाम है डोमिंगो पायस। ये भी पुर्तगाल का यात्री था, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस का ये कहना है कि भाई जब हम सबसे आउटर जो लाइन है, ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे डायग्राम में, ये सबसे आखिरी जो दीवार है, अब शहर हमारा यहां पर है, मान लो राजा का महल यहां पर है, और ये सबसे आखिरी लाइन है। तो पायस का ये कहना है कि यहां से यहां तक जाने में एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, एक लंबी दूरी, एक लंबी यात्रा कवर करनी पड़ती है, और इस बीच में कई सारे गार्डन्स हैं, इस बीच में कई सारे खेत हैं। ठीक है, वहां पर जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, वहां से पानी वहां पर आता है, खेती होती है, सिंचाई होता है, चावल के खेत यानी राइस के फील्ड्स वहां पर अवेलेबल हैं। ये बात कौन बताता है? पायस बताता है। यानी एक ही सोर्स के ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं इतिहास में। जैसे आपके पर्सिया के ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक ने ये बातें बताई, लेकिन डोमिंगो पायस भी क्या बोल रहा है कि सबसे आउटर वॉल से लेकर सिटी तक पहुंचने के बीच में लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और इस बीच में कई सारे खेत हैं जहां पर पानी आता है, खेती होती है, सिंचाई होती है, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। अब जो बातें पायस ने बताई, जो बातें पर्सिया के यात्री ने बताई, यानी अब्दुल रज्जाक ने बताई, इनकी बातों पर एज इट इज विश्वास नहीं कर लिया जा सकता। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल रिसर्च भी किए गए, यानी पुरातात्विक सर्च भी किए गए,
शोध भी किए गए और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बाद, साइंटिफिक रिसर्च के बाद पता चलता है कि वहां पर बिल्कुल खेती की जाती थी, वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता था और इस बात के साइंटिफिक एविडेंस भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं। यानी इनकी बातें क्या हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी हैं, एकदम उसके प्रमाण मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखें कि अब्दुल रज्जाक की बात तो कर ली हमने, अब हम बात कर रहे थे किसकी, डोमिंगो पायस की। तो डोमिंगो पायस ने यह बताया कि भाई देखो, फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट, पहली दीवार से लेकर शहर तक पहुंचने के बीच में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बीच में कई सारे खेत वगैरह आते हैं जहां पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है, जहां पे गार्डन्स हैं और वहां पर पानी आता है अलग अलग 2 लेक्स से, यानी 2 तालाबों से पानी आता है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके, इन्हें क्या किया गया है, प्रेजेंट टाइम के वर्तमान समय के आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीजों को स्टडी कर लिया, रिसर्च कर लिया। ठीक है, तो ये बात एकदम सिद्ध हो जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा और उसमें हमने खास तौर से बात की गई है कि जो एग्रीकल्चर ट्रैक्स है उनको इसके अंदर कवर कर लिया गया था। नाउ यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाई द एग्रीकल्चर ट्रैक्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड फील्ड। तो यानी कि एग्रीकल्चर एरियाज को क्यों कवर किया गया था, इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। क्यों किया गया था भाई, देखिए जनरली तो ऐसा नहीं होता था, खाली जो ग्रेन स्टोरेज हाउस है उन्हें ही कवर किया जाता था और शहर और जो जहां पे राजा महाराजा रहते हैं उसको कवर किया जाता था, क्योंकि उस समय पर लंबे लंबे समय तक क्या हुआ होता था, दुश्मन की सेनाएं किले को घेरे रखती थी और कोशिश ये रहती थी कि जो रसद है, जो फूड सप्लाई है, उसको ब्रेक कर दिया जाए, रोक दिया जाए और फाइनली सरेंडर करने की नौबत आ जाए, भूख के मारे जो एनिमी रूलर हैं वो क्या कर दें, सरेंडर कर दें। लेकिन इससे बचने के लिए तो वो अपने ग्रेन स्टोरेज को अपने अंदर रखते ही थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, विजयनगर के राजाओं ने थोड़ी और महंगी प्रणाली को अपनाया और खेतों को ही उसके अंदर शामिल कर लिया था। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। नाउ वी हैव द सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन। तो यहां पे बात आ रही है दूसरी और तीसरी जो फोर्टिफिकेशन की लाइन थी, किले की जो दीवारें थी। तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बारे में आपको यहां पे कुछ बातें बताई जा रही कि जो सेकंड लाइन था, जो सेकंड लाइन थी उसके जरिए प्रोटेक्ट किया गया था अर्बन कोर को, यानी कि जो शहरी एरिया था उसे दूसरी किले की दीवार के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था। और जो तीसरी लाइन थी उसके द्वारा रॉयल सेंटर्स को, यानी शहरी केंद्र को उसके जरिए कवर किया गया था। जब हम रॉयल सेंटर की बात करते हैं तो आप लोग समझ गए हैं कि वहां पे राजा महाराजाओं के घर होंगे, वहां पे कुछ प्रशासन की बिल्डिंग्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएटेड बिल्डिंग्स होगी, जिसमें कि मान लो आर्मी से एसोसिएटेड कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के कार्यालय हो, तो उनको ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया था। और 2 दीवारों के जरिए उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था, बीच में एक गैलरी वगैरह भी उसमें बनी हुई थी। ठीक है, ऊंची ऊंची दीवारों से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, तो अब अगले फीचर के ऊपर आते हैं अपन यहाँ पे, अच्छा एक और चीज, वेल गार्डेड गेट्स। अभी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स वाला टॉपिक बहुत बड़ा, और फोर्टिफिकेशन को खास तौर से यहाँ पे ज्यादा बात की गई है, गार्ड्स। ठीक है, यानी किस चीज की यहां पे हम बात कर रहे हैं, बेल गार्डेड गेट्स। ठीक है, तो अब आपको पता है कि किले में अगर आपको इंटर होना है, ठीक है, किले नुमा दीवार है, चारों तरफ से कवर की हुई किले बंद दीवारें बनी हुई है, अब इंटर होना है, अंदर जाना है, तो उसके लिए क्या थे, बेल गार्डेड गेट्स बने हुए थे। ठीक है, वेल गार्डेड गेट्स, यानी कि वहां पे गार्ड हुआ करते थे, इस तरह के गेट्स बनाए गए थे। अब गेट्स की अगर बात की जाए, वेल गार्डेड गेट्स की अगर बात की जाए, तो इसकी जो जनरल जो फीचर है, नॉर्मल जो विशेषता है वो क्या है कि भाई वहां से मैनेज किया जाता था, किसी को अंदर जाना है, किसी को बाहर जाना है, तो इसका निर्माण इस तरह से किया गया था, इसका आर्किटेक्चर या इसका जो कंस्ट्रक्शन था ऐसे था कि आने जाने वाली जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और वहां पे हमेशा गार्ड वगैरह होते थे और वहां पे उन चीजों को किया जाता था, मैनेज किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था कि कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है। ये सारे जो गेट्स थे यहां से रोड्स थे, यानी ये रोड्स के लिंक्स पर थे, सभी जो इंपॉर्टेंट रोड्स थे वो यहां से जुड़े हुए थे शहर के। दूसरी बात यह जाती है कि अगर हम इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें, इन गेट्स के स्थापत्य कला की बात करें, तो यहां पर जो आर्किटेक्चरल फीचर हमें मिलता है वो थोड़ा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल फीचर मिलता है, यानी इंडिया का भी और इस्लामिक आर्किटेक्चर जो तुर्की शासकों के द्वारा फॉलो किया जाता था उसकी विशेषता यहां पे दिखती है। क्योंकि यहां पे आर्क दिखता है, आर्क यानी जो मेहराब नुमा जो शेप होता है आर्क, और दूसरा गुंबद दिखते हैं यानी डोम दिखते हैं। तो गुंबद और आर्क जो है ये दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शाती हैं कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्या है, फीचर है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देखें, हम जब बात करते हैं वेल गार्डेड गेट्स की, तो इसका मेजर ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? मेजर ऑब्जेक्ट ये होगा कि आने जाने की गतिविधि को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। दे ओपन डिफाइंड स्ट्रक्चर विच दे रेगुलर एक्सेस, ठीक है। द आर्क एंड द गेटवे एज वेल एज द डोम, ये दो चीजें हैं जो थोड़ा सा आर्किटेक्चरल फीचर के लिए की ओर थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट करती है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो फीचर है आर्किटेक्चरल फीचर, ये इंडो इस्लामिक टाइप का है, जिसमें तुर्किश आर्किटेक्चर या सुल्तानों के द्वारा जिसे फॉलो किया गया था। यहां पे आप इसका एक डायग्राम, अच्छा सॉरी डायग्राम यहां पर मैं लगाना भूल गया, तो आप लोग थोड़ा सा बुक्स में देख सकते हैं, इस बेल गार्डेड गेट का जो चित्र है वो आपको बुक में मिल जाएगा। नाउ कम ऑन टू द रोड्स। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूं। रोड्स, देखिए जब रोड्स की बात आती है तो आर्कियोलॉजिस्ट ने शहर से अंदर जाने वाली और बाहर जाने वाली रोड्स को भी स्टडी किया, उनको भी देखा और उनसे भी कई चीजों को समझने की कोशिश करी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर सब टॉपिक, वी हैव द अनदर वन इज द अर्बन कोर। तो अब आते हैं बेटा फोर्टिफिकेशन, बहुत लंबा टॉपिक सब टॉपिक था। हमारे सामने अगला सब टॉपिक है द अर्बन कोर, यानी कि शहरी केंद्र। तो जब हम शहरी केंद्र की बात करें, जब अर्बन कोर की बात करते हैं, तो अर्बन कोर के डायरेक्शन में जाने वाली सड़कों पर जब आर्कियोलॉजिस्ट या फिर इतिहासकार गए और जब वो उसके ऊपर आगे बढ़े, तो वहां पर उन्हें कुछ एविडेंस मिले, लेकिन बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम एविडेंस मिले ऑर्डिनरी लोगों के, सामान्य घरों के। क्योंकि अर्बन कोर किससे एसोसिएटेड है? अर्बन कोर आपका एसोसिएटेड है ऑर्डिनरी लोगों से, ठीक है। जब हम अर्बन कोर की बात करते हैं, शहरी क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हम बात करेंगे किसकी? यहां पर हम बात करेंगे ऑर्डिनरी लोगों की, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों की यहां पर बात हो रही है। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्बन कोर की तरफ जाती हुई सड़क पर वो आगे बढ़े, तो वहां पर उन्हें कुछ एविडेंसेस मिले जो ऑर्डिनरी यानी सामान्य लोगों के घरों को दर्शाते हैं। अब यहां पे जो चीजें मिली बेटा, इसमें दो चीजों को यहां पे डिस्कस किया गया है। एक तो चीनी मिट्टी के, जब वहां पर गए, हालांकि बहुत ही कम एविडेंस मिले, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही लिटिल एविडेंसेस मिले, लेकिन जो भी मिले उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि एक चीज तो मिली चीनी मिट्टी के फिनिश फाइन प्रोक्लेन, यानी कि चीनी मिट्टी के परिष्कृत टुकड़े, ठीक है। तो पहला एक चीज जो यहां पर मिली वो क्या मिली? चीनी मिट्टी के टुकड़े मिले। अब चीनी मिट्टी आप लोग जानते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर कुछ चीजें रही होंगी, मूर्तियां रही होंगी, उसके टुकड़े मिले, फिनिश गुड्स के टुकड़े मिले, ठीक है। अब ये चीज क्या डिनोट करती है, ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि यहां पर रिच यानी समृद्ध, अमीर व्यापारी रहते होंगे, ठीक है। तो ये चीज इंडिकेट करती है रिच वेलफेयर ट्रेडर्स के घर वहां पर होंगे। दिस इंडिकेट दिस, ठीक है। तो ये चीज ये इंडिकेट करती है। दूसरा बेटा यहां पर हमें क्या मिला है, या आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? दूसरी चीज यहां पर मिली है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके भी रेसिडेंस मिले हैं, ठीक है। सो मुस्लिम रेसिडेंस भी मिले हैं। तो ये दो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। मुस्लिम्स रेसिडेंस किस बेसिस पर बोला जा सकता है? क्योंकि वहां पे टूम्ब है ना, मकबरे है ना, टूम्ब, मकबरे और मॉस्क, ये दो तीन ऐसी आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से या इस्लाम या मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। तो मुस्लिम मोहल्ले भी मिले जहां पे मुस्लिम लोग रहते होंगे। क्यों, किस बेसिस पर ये इंडिकेट किया गया है? क्योंकि वहां पे टॉम्ब मिले हैं, मकबरे मिले हैं और साथ ही साथ मॉस्क मिले हैं, मस्जिदें मिली है। लेकिन जब हम उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करते हैं, जब हम टॉम्ब के, ठीक है, समाधियों के, या फिर जो मकबरे बनाए जाते हैं, या फिर जो मॉस्क हैं, तो इन चीजों के जो आर्किटेक्चरल फीचर है ना बेटा, वो लोकल आर्किटेक्चरल फीचर की तरह ही है। यानी डिफरेंट आर्किटेक्चरल, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो नहीं है। स्थानीय, जैसे हम्पी के जो मंदिर थे, विरूपाक्ष टेम्पल या फिर पंपा देवी के जो मंदिर हैं, और साथ ही साथ जो मंडप हैं बनाए गए, उसकी तरह या उस आर्किटेक्चर से थोड़ा मेल करता है, थोड़ा कंपेयर किया जा सकता है, डिफरेंट आर्किटेक्चर नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई।
और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो एक ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग थे, यानी जो व्यक्ति जैसा काम करता है रोड के दोनों तरफ या मार्केट के बीचों बीच मार्केट में एक लाइन में सारे घर क्रम के अनुसार बने हुए थे। ठीक है, तो बेटा ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब हम अर्बन कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग, सामान्य लोगों के जो घर हैं या उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें चीनी मिट्टी के टुकड़े मिले हैं जो वहां पे रिच या फिर वेलफेयर ट्रेडर्स के घरों को इंडिकेट करते हैं। मुस्लिम रेसिडेंस एरिया मिला है क्योंकि वहां पे टोम्ब, मॉस्क और मकबरे वगैरह मिले हैं। और ये चीज जो है, इनका आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, लोकल आर्किटेक्चर का उसके ऊपर इंपैक्ट रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ कम ऑन टू द अनदर पॉइंट, और ये आप लोग देख सकते हैं चीनी मिट्टी के टुकड़े जो वगैरह यहां से मिले हैं। ये आप एक मॉस्क का चित्र देख सकते हैं जो वहां से मिला, मस्जिद। नाउ कम ऑन टू द बारबोसा। अब बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था, जब बारबोसा यहां पर आया तो उसने भी स्थानीय लोगों के घरों के बारे में कुछ बातों को अपने ग्रंथ में मेंशन किया। बारबोसा ये बताता है कि यहां पर जो आम लोगों के घर थे, ठीक है, आम लोगों के जो घर थे वो बहुत ज्यादा पक्के घर नहीं थे, घास फूस के घर बनाए गए थे। समझ गए? हालांकि वो सॉलिड थे, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो किससे बने हुए थे? वो घास फूस के बने हुए थे। अभी नहीं है, प्रेजेंट टाइम पर ये घर नहीं है, यानी वर्तमान में ये सरवाइव नहीं कर रहे हैं। जिस समय बारबोसा आया था उस समय उसने उन आम लोगों के घरों को देखा था, अराउंड 15 बारबोसा आया था। तो पुर्तगाली यात्री बारबोसा ये बताता है आम लोगों के घरों के बारे में कि ये जो अब नहीं है, कि ये घर कैसे थे? थेस्ड, यानी घास फूस के बने हुए थे। हालांकि घास फूस के थे लेकिन फिर भी क्या थे? मजबूत थे। और वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग क्या थे? आपस घर जो है वो बने हुए थे एक लाइन में, एक रेखा में। ठीक है, चलिए नाउ न्यूमरस श्राइन। अच्छा, अब थोड़ा सा आप देखिए, अर्बन कोर से यानी शहरी जो क्षेत्र है वहां से कई सारे श्राइन्स मिले हैं, स्मॉल टेम्पल्स, छोटे मंदिर भी मिले। ठीक है, और ये चीज कैसे पता चली? जब इस एरिया का फील्ड सर्वे हुआ, यानी क्षेत्र सर्वेक्षण जब किए गए, न्यूमरस फील्ड सर्वे जब किए गए, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे श्राइन्स थे, कई सारे स्मॉल टेम्पल्स भी थे, जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ के लोग कई सारे संप्रदाय के रहे होंगे, कई सारे देवी देवताओं को वो पूजते होंगे। और एक चीज जो ऑलरेडी आप जानते हो भाई विजयनगर या साउथ इंडिया के राजाओं के बारे में, कि वो अपने आप को किसी न किसी राजा के साथ, किसी न किसी देवता के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, ताकि वो राजा के भगवान के साथ उनका कनेक्शन हो, तो प्रजा भी उनका क्या करे? सपोर्ट करे। तो यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं के मंदिर मिले हैं। और जब सर्वे वगैरह हुए तो उससे ये भी पता चला कि वाटर रिसोर्सेज के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाई गई, जैसे कुएं वगैरह मिले, वहां से वाटर टैंक मिले हैं, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक मिले हैं, इवन मंदिरों के अंदर से भी टैंक मिले हैं जो स्थानीय लोगों के लिए वाटर रिसोर्सेज के काम आते होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। न्यूमरस जो सर्वे हुए उससे ये चीजें पता चली। नाउ कम ऑन टू द रॉयल सेंटर। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमने एक टॉपिक कवर किया, नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक जिसका नाम क्या है? रॉयल सेंटर यानी शाही केंद्र। ठीक है, चलिए तो अभी तक हम बात कर रहे थे द कैपिटल एंड इट्स इन्वर्स, यानी कि राजधानी और उसके परिप्रदेश। तो हमने राजधानी की जो विशेषताएं थी, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स, वाटर रिसोर्सेज थे उसको देख लिया, फोर्टिफिकेशन और रोड्स को देख लिया, अर्बन कोर की बात कर ली। अब हम अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे सेक्रेड सेंटर हो गया, रॉयल सेंटर हो गया, उसकी बात करेंगे। तो पहले रॉयल सेंटर, उसके बाद सेक्रेड सेंटर को देखेंगे। सेक्रेड सेंटर मतलब पवित्र स्थान, धार्मिक क्षेत्र जहां पे मंदिर थे। और रॉयल सेंटर का मतलब क्या हो जाता है? जहां पे राजा महाराजा रहते होंगे। भाई शाही केंद्र की बात हो रही है, तो पहले रॉयल सेंटर की बात करते हैं। कहां की बात करते हैं? रॉयल सेंटर की। देखिए, रॉयल सेंटर की जब हम बात करते हैं ना, तो एक चीज जो ऑलरेडी आप लोगों के माइंड में आ चुकी होगी वो ये कि यहां पर कौन रहता होगा? यहां पे राजा महाराजा रहते होंगे। यहां पे किस प्रकार के बिल्डिंग्स खास तौर से बने होंगे? जो राजा महाराजाओं के महल टाइप होती है, ठीक है, या फिर प्रशासन से संबंधित जो बिल्डिंग्स है वो होंगी। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन ध्यान रखें कि ये रॉयल सेंटर कहां पर था। तो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, यानी जो सेटलमेंट था, जो लोगों के सेटलमेंट्स थे, आम लोगों के जो घर थे, उसके साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम की दिशा में रॉयल सेंटर था, यानी शाही केंद्र था। किसके? सेटलमेंट्स के, यानी कि जो बस्ती की अभी हमने बात करी, अर्बन कोर की हमने जहां पर अभी बात करी, उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप लोग देखोगे तो रॉयल सेंटर, शाही केंद्र आपको दिखाई देगा।
अब शाही केंद्र की जब हम बात करते हैं तो पहला माइंड तो आपका ये जाएगा कि सर यहाँ पे तो राजा महाराजा रहते हैं, इसलिए जो बिल्डिंग्स होंगी वो क्या होंगी, वो राजा महाराजाओं के महल होंगे, ठीक है, या फिर प्रशासन की बिल्डिंग्स होंगी। लेकिन यहां से भी आप लोग देखें तो टेम्पल्स मिले हैं, कितने 60 मंदिर मिले हैं, और जो अदर बिल्डिंग्स हैं वो अराउंड 30 मिली है। तो ये जो अदर बिल्डिंग्स है ना बेटा, इसमें तो आपके राजा महाराजाओं के महल वगैरह आ जाएंगे और प्रशासन से संबंधित बिल्डिंग्स आ जाएंगी। लेकिन दूसरी बात, यहां पर टेम्पल मिले हैं और वो भी कितने 60। अगर हम मंदिरों की बात करें तो सेक्रेट सेंटर में तो हमको मंदिर पढ़ने ही है, जो पवित्र स्थान है वहां तो मंदिर ही मंदिर है, लेकिन रॉयल सेंटर के अंदर भी मंदिर है और वो भी कितने 60। ये चीज क्या इंडिकेट करती है भाई, ये चीज क्या इंडिकेट करती है, ये चीज ये इंडिकेट करती है कि जो किंग्स थे जो राजा थे वो राजा जो थे वो संप्रदायों को या फिर ईश्वर को, भगवान को, अलग अलग कम्युनिटीज को सपोर्ट करते थे, पेट्रोनाइज किया करते थे, और भगवान के साथ, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को स्टेब्लिश करने की, दर्शाने की कोशिश करते थे। जैसे विजयनगर की अगर बात करें तो विजयनगर के रूलर्स अपने आप को ये कहते हैं कि वो किसके अंडर में, किसके कंट्रोल में, किसके डायरेक्शन में रूल कर रहे हैं, तो भगवान विरूपाक्ष की। तो ये चीज उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि रॉयल सेंटर जहां पे राजा महाराजा रहते हैं वहां पर भी 60 के लगभग मंदिर मिले हैं। उसके पीछे के लॉजिक को, ऑब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से समझें कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि राजा जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को पेट्रोनाइज करते हैं, अपने आप को दर्शाते हैं कि वो किसकी डायरेक्शन में, किसकी ओर से रूल कर रहे हैं, तो भगवान विरूपाक्ष या किसी भगवान की ओर से शासन करे। ठीक है, तो एक चीज ये होगी। अब बात आती है अदर बिल्डिंग्स की, जिसमें महल वगैरह होंगे या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड बिल्डिंग्स होंगी, तो वो कितनी मिली है बेटा, वो लगभग मिली 30 नंबर। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। 30 बिल्डिंग्स जो है वो ये है। अब ये जो 30 बिल्डिंग्स है ये थोड़े अलग स्ट्रक्चर है, थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, और वो नॉन रिलीजियस है, किसी धर्म से या धार्मिक गतिविधियों से, रिचुअल से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर। अब यहां पर अगर बात की जाए कि सर ये तो समझ गए, लेकिन हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कि कौन सी बिल्डिंग टेम्पल होगी, कौन सी बिल्डिंग जो है वो नॉन रिलीजियस बिल्डिंग होगी, इस चीज को आप कैसे बता सकते हो, इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो ये बात आपको अगर आइडेंटिफाई करनी है तो इसके पीछे का डिफरेंस जो है वो ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो टेम्पल्स थे ना बेटा, जो मंदिर थे, इन्हें बनाया गया था रॉक्स से, स्टोन से, यानी जो आप जो मटेरियल है बनाने का, उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंस। ये बने हुए मेसनरी मटेरियल्स यानी कि चट्टाने, पत्थर वगैरह से मंदिर बनाए गए थे, जबकि जो अदर बिल्डिंग्स थी उन्हें पेरिफेरल मटेरियल से बनाया गया था, जो धीरे धीरे क्या हो सकता है, डिके हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो ये आपका डिफरेंस का एक मेजर तरीका होगा, अंतर करने का एक मेन तरीका होगा, वो ये है कि टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इंटायरली ऑफ मेसनरी, यानी एकदम चट्टान पत्थरों से इनका निर्माण हुआ, ठीक है, राजगिरी पर्वतों से। जबकि जो बाकी की चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं, सेकुलर जो बिल्डिंग्स है, वो किस चीज से बनाई गई है, पेरिसेबल मटेरियल्स, जो क्या हो जाएगा, समय के साथ डिकाय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये एक डिफरेंस करने का एक मेन तरीका हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट सब टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है, वो है महानवमी डिब्बा। ये महानवमी डिब्बा क्या है, और ये हम रॉयल पैलेस, रॉयल सेंटर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को अपन पढ़ने की चीज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप डायग्राम देखिए, चित्र देखिए। ये चित्र बेटा महानवमी डिब्बा का है। इसका आप अगर बेस देखोगे ना, ये यहां से सीढ़ियां भी आप लोग देख सकते हो ऊपर चढ़ने के लिए। इसका जो बेस है वो लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का है। आधार इसका लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का है, और जो हाइट आप लोग देख रहे हैं ये 40 फीट की है। 40 फीट की तो हाइट है, और 11,000 स्क्वायर फीट का इसका एक पूरा का पूरा क्या है, बेस बना हुआ है ये। ठीक है, अब ये महानवमी डिब्बा रॉयल सेंटर वाले एरिया से मिला है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, क्यों ये बनाया गया था, किस प्रकार के कार्य यहां पर होते थे, या इसकी आर्किटेक्चरल फीचर्स की अगर हम बात करें, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा है डिस्कशन का, वो ये है कि ये जो नेमिंग की गई है, जैसे इसका नाम महानवमी डिब्बा है, इसी तरह हमें लोटस टेम्पल मिला है, यानी कि कमल महल मिला है, और भी कई सारे बिल्डिंग्स है। हम पहले इस नेमिंग की बात कर लेते कि ये नाम कैसे रखे गए हैं, किस बेसिस पर ये नेम रखे गए हैं, यहाँ के जो आर्किटेक्चरल एविडेंसेस हमें मिले हैं उनके पीछे, या उनके नाम रखने के पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है,
सो इससे पहले कि हम इनके बारे में बात करें, हम थोड़ा सा नाम को देख समझ लेते हैं। नेमिंग ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्क स्ट्रक्चर, यानी जो विशेष संरचनाएं मिली है उनका नाम किस आधार पर रखा गया। तो बेटा जो नाम रखने का तरीका अपनाया गया है वो ये है कि कोई भी बिल्डिंग जो है दो तरीकों से उनके नाम रखे गए। एक तो ये कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो किस काम के लिए यूज किया जाता था। जैसे महानवमी डिब्बा, तो ये माना जाता है कि 9 दिनों का जो या 10 दिनों का जो फेस्टिवल होता है हिंदुइज्म में, जिसे हम आप दशहरा के नाम से जानते हैं या शिवरात्रि नवमी के नाम से जानते हैं, तो या तो वो जो ऑब्जेक्टिव है उस बेसिस पर नाम रखा गया, या फिर उसका जो शेप है, उसका जो साइज है बिल्डिंग का, उस बेसिस पर उसका नाम रखा गया। तो दो आधार हो गए हैं, दो तरीके हो गए हैं किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम रखने के पीछे का। अब बात आती है आगे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो ऐसा एक एग्जाम्पल है किंग्स पैलेस, यानी कि राजा का महल। यहां पर मिलने वाली सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो है किंग्स पैलेस। इंटरनल एरियाज में मिलने वाली, रॉयल पैलेस में कोर में मिलने वाली सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो क्या है आपकी, वो आपकी है क्या, किंग्स पैलेस, यानी राजा का महल। तो जब हम राजा के महल की बात करते हैं, किंग्स पैलेस की बात करते हैं, राजा के महल की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट क्या है, बिल्डिंग है। और इसके अंदर दो ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म मिले हैं, दो ऊंचे ऊंचे मंच मिले हैं। तो अगर हम उन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है द ऑडियंस हॉल, यानी कि सभा मंडप, और दूसरा है द महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अब एक और नाम यहां पे आ गया, ऑडियंस हॉल यानी सभा मंडप। तो पहले थोड़ा सभा मंडप की बात करेंगे और फिर महानवमी डिब्बा की बात करेंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द ऑडियंस हॉल यानी सभा मंडप। तो मैं सभा मंडप या ऑडियंस हॉल के बारे में बता देता हूं। ऑडियंस हॉल की जब स्टडी की गई तो पता चला कि एक प्लेटफॉर्म की तरह था, एक मंच की तरह था, हाइटेड प्लेटफॉर्म था, एक ऊंचा मंडप था, एक ऊंचा मंच था। और इसमें क्या था, इसमें ना छोटे छोटे स्लॉट बने हुए थे, ठीक है, छोटे छोटे स्लॉट बने हुए थे। और उन स्लॉट में क्या होता था कि वुडन पिलर्स, लकड़ी के जो पिलर्स हैं, ठीक है, उनको उसमें क्या किया जाता था, लगाया जाता था। अब लकड़ी के पिलर्स लगाए जाते थे, और लकड़ी के पिलर्स लगाने के साथ साथ ये जो स्लॉट्स थे ना, वो बहुत ही पास पास थे, क्लोजली थे, ठीक है, बहुत पास पास थे ये स्लॉट्स। तो क्या होता था, अच्छा, इन्हीं के ऊपर क्या होती थी, एक और फ्लोर, एक और बिल्डिंग्स बना दी जाती थी, एक के ऊपर एक बिल्डिंग्स यहां पर बनी हुई थी, और उसी से लगी हुई सीढ़ियां भी बनी हुई थी, ठीक है, स्टेयर केसेस भी लगे हुए थे। हालांकि ये सब स्लॉट्स इतने पास पास थे, इतने नियर बाई नियर थे कि इस बीच में बहुत कम जगह बचती होगी, ठीक है। ये सब अनुमान लगाए गए हैं आर्किटेक्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा, जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने बताया कि भाई जो ऑडियंस हॉल है ना, वहां पर स्लॉट्स बने हुए हैं और उन स्लॉट्स में लकड़ी के पिलर्स को लगाया जाता होगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, लकड़ी के पिलर्स को, वुडन पिलर्स को लगाया जाता होगा। और उसी के ऊपर एक सेकंड फ्लोर भी होगा, उसी से जुड़ी हुई एक सीढ़ियां होंगी, ठीक है, स्टेयरकेस होंगी जो ऊपर जाने के लिए आप यूज की जाती होंगी। लेकिन ये इतने पास पास थे, इतने क्लोजली थे कि बीच में जगह बहुत कम बचती थी। अब चूंकि जगह बहुत कम बचती थी, इसलिए इसका यूज क्या था यह बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो अदर बिल्डिंग्स जैसे हम देखेंगे, उनका भी जो यूज है वो फाइनली क्लियर नहीं हो पाता है कि इसका बेसिक क्या यूज था। तो वैसे ही ऑडियंस हॉल में भी ये चीज क्लियर नहीं है कि इसका पर्पस क्या था, इसे क्यों बनाया गया था। तो यहां पे आप लोग देखें, अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लोट्स, वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड अ रेगुलर इंटरवल। तो क्या होता था कि स्लोट्स बने हुए थे जिसमें लकड़ी के पिलर्स लगाए जाते थे, बहुत ही क्लोजली और इंटरवल पर वो वहां पर बने हुए थे, मिले थे, ठीक है। इट हैड अ स्टेयरकेस, जिसमें क्या है, सीढ़ियां थी, ठीक है, जो ऊपर चढ़ने के लिए, सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए मदद करती थी। आगे चलते हैं। द पिलर बीइंग क्लोजली स्पेस्ड, बहुत पास पास थे, जगह बहुत कम बचता था, दैट्स वाई इसका जो यूज है वो क्लियर नहीं हो पाता है। सो गाइस, अपन ने ऑडियंस हॉल की बात कर ली। नाउ कम ऑन टू द अनदर प्लेटफॉर्म, दैट इज द महानवमी डिब्बा। तो अब हम बात करेंगे महानवमी डिब्बा के बारे में। चलिए महानवमी डिब्बा की बात करते हैं। एक चीज जो ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है वो ये, दिस इज द मोस्ट, या सबसे ज्यादा जो ऊंचा प्लेटफॉर्म है विजयनगर के रॉयल सेंटर के अंदर या इस शहर के अंदर, सबसे हाइटेड जो प्लेस है, साइट है, वो क्या है, महानवमी डिब्बा है। तो पहली चीज, हाइटेड साइट, सबसे ऊंचा स्थान जो था वो आपका महानवमी डिब्बा था। इसका जैसे मैंने आपको बताया, जो बेस है, ठीक है, जो बेस है वो कितना था, 11,000 फीट, ठीक है, 11,000 फीट। और जो हाइट थी वो आपकी कितनी थी, 40 फीट,
40 फीट की तो हाइट थी और 11,000 फीट का क्या था, पूरा प्लेटफॉर्म का बेस बना हुआ था। ठीक है, बात समझ में आएगी। ये बताया जाता है कि ये जो आपका महानम्मी डिब्बा है, इसका भी ये जो सरफेस है ना, जो ऊपर का सरफेस है, इस पर एक लकड़ी का मंच बनाया जाता होगा, एक प्लेटफॉर्म, एक प्रकार से जैसे अपन टेंट डालते हैं ना, उस प्रकार का मंच या एक टेंट वहां पे बनाया गया होगा या जाता होगा। ठीक है, इस प्रकार के एविडेंसेस या इस प्रकार की चीजें बताई गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। अब आगे चलते हैं भाई। जब हम इस महानम्मी डिब्बा की बात करते हैं तो इसकी ये जो आप ये जो बेस देख रहे हो अभी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका ये जो बेस है ना, इसका जो आधार है, इस आधार की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर क्या की गई है, उत्कीर्णन किया गया है। ठीक है, उभारधार उत्कीर्णन यानी इनगार्विंग की गई है, चित्रकारिताएं की गई है। ठीक है, वो चीज आप लोग ध्यान रखें। तो मैंने महानम्मी डिब्बा के बारे में क्या बताया, एक तो ये हाइटेड साइट है इस पूरे शहर की, इस पूरे एरिया की। ठीक है, इसका जो बेस है वो लगभग 11,000 फीट और हाइट लगभग 40 फीट की है। इसमें ऊपर की ओर इसका जो प्लेटफॉर्म का बेस है, उसके ऊपर एक लकड़ी का मंच बनाया जाता होगा, अनुमान है। दूसरी बात कि यहां पे हमने देखा कि इसकी जो दीवारें हैं, बेस की जो दीवारें हैं, उसके ऊपर उभारधार इंस्क्रिप्शन किए गए हैं, उत्कीर्णन किए गए हैं, चित्र वगैरह बनाए गए हैं। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे देखिए, अब लोकेटेड वन ऑफ द हाइटेड पॉइंट्स ऑफ द सिटी, महानम्मी डिब्बा, ये होगी बात। ये मैंने आपको बताया कि कितना कितना एरिया कवर करता है। देयर इज एविडेंस, ये एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर बनाया जाता होगा, लकड़ी का मंच ऊपर बनाया जाता होगा, और इसकी जो प्लेटफॉर्म है, दीवारें हैं बेस की, उसके ऊपर क्या किया गया, रिलीफ इन कार्विंग यानी पत्थरों के ऊपर उत्कीर्णन किया गया, उभारदार। ये चित्र आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई विल शो यू द इमेज ऑफ महानम्मी डिब्बास। ये देखिए, ये जो उसका बेस है ना, उसके ऊपर इस तरह से इनगार्विंग की गई। यहाँ पे हॉर्स आप लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा हॉर्स है, तीसरा हॉर्स है, लोग उसके पास आ रहे हैं। सेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर वाली लाइन में, यहाँ पर भी हॉर्स हैं, लोग हैं, एक व्यक्ति के हाथ में धनुष और तीर है। यहाँ पे एक पूरी की पूरी सेना आपको आर्मी दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये राजा है या कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर पोस्ट वाला व्यक्ति है। तो इस तरह की इनगार्विंग जो है वो इस महानम्मी डिब्बा पर की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं कि भाई ये जो महानम्मी डिब्बा है, यहां पे किस प्रकार के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। तो थोड़ा सा रिचुअल्स की बात करते हैं, किस तरह के रिचुअल्स यहां पर होते होंगे, इसका क्या अनुमान लगाया गया है। सो नाउ कम ऑन टू द रिचुअल्स ऑफ महानम्मी डिब्बा, क्योंकि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ठीक है, तो बेटा जब हम रिचुअल्स की बात करते हैं ना, तो जैसे नाम से ही क्लियर है, महानवमी डिब्बा, यानी कि ये जो बिल्डिंग थी, ये जो निर्माण था, स्ट्रक्चर था, इसका यूज किया जाता था हिंदू धर्म का जो 10 दिन का फेस्टिवल होता है। जैसे हम नवरात्रि, दशहरा, महानवमी, महानवरात्रि, दुर्गा पूजा के नाम से अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये टोटल 10 डेज का फेस्टिवल होता है, दशहरे के दिन ये फाइनली कंप्लीट होता है। तो इन 10 दिनों में बहुत सारे सेरेमनीज वगैरह, कार्यक्रम वगैरह परफॉर्म किए जाते थे, और वो सारी चीजें यहां पर परफॉर्म की जाती थी, ऐसा आर्किटेक्चरल या फिर हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है। ठीक है, किस तरह के रिचुअल्स होते थे भाई यहाँ पर 10 दिनों के अंदर, तो वो 10 दिन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, नवंबर दिसंबर के महीने में ये फेस्टिवल आता है। दीपावली के पहले दशहरा आता है, 9 दिन का फेस्टिवल होता है। तो इस दिन में यहाँ पर क्या होता था, जनरली आप लोग जानते हैं, जब दुर्गा जी वाला ये दिन होता है, 9 दिन का दुर्गा पूजा जो होती है, तो स्टेचू वर्शिप की जाती है। दुर्गा जी की स्टेचूज को स्टेब्लिश किया जाता है और 9 दिनों तक उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो सबसे पहले तो स्टेचू वर्शिप, यानी दुर्गा जी के जो स्टेच्यूज हैं उनको स्टेब्लिश किया जाएगा, प्रतिष्ठित किया जाएगा, और 9 दिनों तक आराधना, पूजा पाठ किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और क्या होता था, जो सेक्रीफाइस है, यानी कि जैसे पशु बलि, तो पशु बलि वगैरह भी इन सेरेमनीज में परफॉर्म की जाती थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली चीजें। इसके अलावा यहां पर और क्या होता था, इसके अलावा यहां पे जैसे मान लो 10 दिनों तक थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए रेसलिंग होती थी, यानी कुश्ती वगैरह होती थी। इसके अलावा शोभा यात्रा निकाली जाती थी, सेना के सोल्जर्स हैं या फिर घुड़सवार सेना है, हॉर्सेस हैं, उन सभी को सजाकर उनकी क्या निकाली जाती थी, रथ यात्रा निकाली जाती थी। ठीक है, यानी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इसके अलावा आसपास के जो सबऑर्डिनेट किंग्स हैं
वो लोग भी आते थे यहाँ पे, नायक वगैरह भी आते थे, राजा के जो गेस्ट वगैरह हैं, अतिथि वगैरह भी आते थे, उनके साथ राजा की एक औपचारिक भेंट हुआ करती थी, यानी वो सभी से मिलते थे, उनको कुछ गिफ्ट वगैरह आपस में देते थे। अच्छा, अब एट द एंड अगर लास्ट डे की बात करें, अंतिम दिन क्या होता था इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे कार्यक्रम का जो लास्ट डे था सेरेमनी का, उस दिन राजा अपने सभी सबऑर्डिनेट किंग्स की, नायकों की जो आर्मी होती थी, उस आर्मी को का निरीक्षण करता था। यानी आप लोग समझें कि ये जो पूरी सेरेमनी होती थी यहाँ पे जो सेरेमनी है, इसका एक बहुत ही डीप एक सिंबल निकल कर आता है, और वो ये है कि राजा यहाँ पे अपनी पावर प्रदर्शित करता है, अपनी शक्ति को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, और अपनी जो सोवर्निटी है वो एक्सप्रेस कर रहा है। नायक वहां पर आते हैं, सबऑर्डिनेट किंग्स वहां पर आते हैं, और साल भर का जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो राजा को देते हैं, गिफ्ट से राजा को देते हैं, और अपनी सोवर्निटी राजा के प्रति दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज जो है वो ये यहाँ पे इसका ये आपका सिंबॉलिक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो रिचुअल्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और जो रिचुअल्स हैं वो एसोसिएटेड हैं किससे, 9 दिन के 10 दिन के फेस्टिवल से, हिंदू धर्म के, जिसे हम अलग अलग देशों में एरिया में दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि के नाम से जानते हैं। विजयनगर किंग्स यहाँ पे अपनी प्रेस्टीज, पावर और सुजनिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 10 दिनों तक होने वाली जो सेरेमनी है, इसमें स्टेच्यू वर्शिप है, दुर्गा जी की जो स्टेच्यूज है उनको स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, राज्य के घोड़ों की पूजा की जाती है। देन जैसे भैंस वगैरह हो गई, अदर एनिमल्स, उनकी बलि वगैरह भी दी जाती थी। अगर हम चीजों की बात करें तो डांस होता था, रेसलिंग होते थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला शोभा यात्रा निकाली जाती थी, है ना, औपचारिक भेंट होती थी राजा की अपने मित्रों के साथ, अपने नायक और अपने जो सबऑर्डिनेट किंग्स है उनके साथ। लास्ट डे पर क्या होता था वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, नाउ कम ऑन टू द Was the महानवमी डिब्बा stands today the center of this elaborate rituals। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो हमने अभी तक बातें करी, क्योंकि सब तो अनुमान है, क्या वाकई में ये सब यहाँ पर होता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन चीजों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने ये देख लिया, लेकिन दूसरे इतिहासकारों का ये भी कहना है कि भाई देखो, ये सारी चीजें अगर यहाँ पर होती तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी जगह चाहिए जहां पे एनिमल्स आ सके, जहां पर सेना आ सके, आम लोग वहां पर आ सके। इतना प्लेस नहीं है कि इतने सारे लोग यहां पर आ सके। तो वहीं पर दूसरे इतिहासकारों का ये कहना है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे रिचुअल्स यहां पर हो, इतने सारे लोग, एनिमल, सेना यहां पर आ सके। तो ये एक प्रकार से डिस्कार्ड किया गया है। तो अगेन एक फिर से क्या होता है, पहली बन जाता है महानवमी डिब्बा भी, कि आखिर महानवमी डिब्बा का क्या यूज यहां पर होता होगा। एज द अदर बिल्डिंग्स जो अभी हमने बात करी, उनका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन टू द अनदर सब टॉपिक, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, यानी शाही केंद्र की कुछ बाकी अदर बिल्डिंग्स की को भी हम यहां पर देख लेते हैं। हमने अभी किसकी बात करी, हमने अभी बात करी ऑडियंस हॉल की, हमने अभी बात करी महानवमी डिब्बा की। ये 2 प्लेटफॉर्म थे। अब आते हैं आगे और रॉयल सेंटर के कुछ दूसरे बिल्डिंग्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लोटस महल। लोटस महल, ठीक है, लोटस महल मतलब इसका शेप लगभग थोड़ा थोड़ा कमल के तरह होगा, लोटस की तरह होगा, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया है, लोटस टेम्पल। भाई ये जो नाम रखा गया है ना लोटस टेम्पल, ये बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही रोमांचक नाम आपको महसूस हो रहा होगा, फील हो रहा होगा कि लोटस मतलब कमल, एक थोड़ा सा रोमांचक या रोमांटिक वे में इसका नाम हमें दिखाई देता है। लेकिन बेटा इसका ये जो नाम रखा गया है वो 19th सेंचुरी वाले या 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस आए थे वहां पर, ब्रिटिश फ्रेंच के लोग जब आए थे तो उन्होंने ये नाम दिया है, समझ गए। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, यूरोपियंस, ब्रिटिश जो लोग यहाँ पे आए 19th सेंचुरी में, उन्होंने ये नेम यहाँ पे रखा है इसका लोटस महल। ठीक है, क्योंकि इसका शेप थोड़ा थोड़ा लोटस की तरह, कमल की तरह बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब दूसरी बात आती है ऑब्जेक्टिव की, कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव भी अदर बिल्डिंग्स की तरह इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो क्लियर होती है ऑब्जेक्टिव की, कुछ एविडेंस जो हमें मिलते हैं, और वो एविडेंस मिलते हैं कहां से, कॉलिंस में, जो हमने बात करी थी ना, कॉलिन मैकेंजी, सबसे पहला ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इस सारी चीज को रिसर्च किया, ढूंढा। कॉलिन मैकेंजी 18th सेंचुरी में वहां पर गया था, उसने सबसे पहले मैप बनाए थे। तो कॉलिन मैकेंजी का जो मैप है, उस मैप को स्टडी करने से हल्का सा ये अनुमान निकल कर आता है, एविडेंस या साक्ष्य मिलते हैं कि ये जो लोटस महल है इसका यूज राजा अपने जो सलाहकार हैं, एडवाइजर्स हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए करता होगा। यानी लोटस महल का जो यूज था
वो राजा अपने सलाहकारों से बैठक करने के लिए, उनसे डिस्कशन करने के लिए करते थे। ये बात आप लोगों को हल्की सी समझ में आई होगी। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है लोटस महल यहाँ की, यानी कमल महल। और ब्रिटिश ट्रेवलर्स ने 19th सेंचुरी में ये नाम रखा था। डेफिनेटली बहुत ही रोमांटिक नाम ये नजर आता है। हिस्टोरियंस यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि इसका क्या यूज होता होगा, लेकिन एक सजेशन मिलता है मैकेंजी के मैप से, मैकेंजी के मानचित्र से जो उन्होंने बनाया, और उससे ये पता चलता है कि भाई इसका यूज जो है वो राजा अपने एडवाइजर्स के लिए करते होंगे। अब डायग्राम जो है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि किस तरह का ये दिखता है। लोटस टेम्पल इस तरह का दिखता है। तो अब आप लोगों को देखकर थोड़ा थोड़ा कमल का जो शेप है वो यहां पे आपको थोड़ा सा फील आएगा कि कमल के शेप में ये बिल्डिंग थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द हजाराराम टेम्पल, ठीक है। तो अनदर बिल्डिंग्स में हजाराराम टेम्पल भी एक हमारे लिए फीचर है। हमने अदर रॉयल सेंटर के अंदर एक तो क्या किया, हमने ऑडियंस हॉल की बात करी, महानवमी डिब्बा जो प्लेटफॉर्म से उनको देख लिया। फिर हमने अदर बिल्डिंग्स में एक लोटस महल देखा। नाउ वी हैव द अनदर बिल्डिंग दैट इज हजाराराम टेम्पल। तो ये एक मंदिर है। ये क्या है? एक मंदिर है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भाई रॉयल सेंटर है, राजा महाराजा रहने वाली जगह है, लेकिन फिर भी वहां पर 60 मंदिर मिले और 30 के लगभग अदर बिल्डिंग्स मिली है। तो अब उन बिल्डिंग्स, उन टेम्पल्स में एक टेम्पल हजाराराम टेम्पल है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फेमस और महत्वपूर्ण टेम्पल आ जाता है हजाराराम टेम्पल, ठीक है। हजाराराम मंदिर ये वहीं से मिला है रॉयल सेंटर से। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई? क्योंकि ये उस जगह से मिला है जहां पे राजा महाराजा रहते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इसे खासतौर से जो रॉयल फैमिली है वो लोग यहां पर वर्शिप करने के लिए जाते होंगे। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का या इतिहासकारों का अनुमान है कि क्योंकि ये उस जगह से मिला है, इसलिए इसका यूज सिर्फ शाही परिवार, यानी राजा, राजा की वाइफ, राजा की फैमिली, उनके बच्चे वगैरह, या फिर उनके जो भी साथी लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, मिनिस्टर्स वगैरह है, वही लोग यहां पर जाते होंगे वर्शिप करने के लिए। तो हजाराराम टेम्पल चूंकि रॉयल सेंटर वाले एरिया में मिला है, तो इसका ऑब्जेक्टिव खास तौर से रॉयल फैमिली के लिए ही होता होगा। यह बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा अगर हम इस हजाराराम टेम्पल की बात करें, तो इसका जो सेंट्रल श्राइन है, सेंट्रल श्राइन का मतलब वो जगह, मंदिर की वो जगह, देवालय जिसे बोला जाता है, जहां पे देवी देवताओं के स्टेच्यूज यानी मूर्तियां जहां पे होती हैं, स्थापित होती हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे? सेंट्रल श्राइन, यानी एक प्रकार से गर्भगृह जहां पे मूर्तियां रखी होती हैं भगवान की, देवी देवताओं की। तो वहां से जो स्टेच्यूज हैं वो मिस है, क्योंकि आप लोग जानते हैं विजयनगर के ऊपर 1565 में अटैक हुआ था, लूट लिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो पॉसिबल है कि हजाराराम मंदिर के ऊपर जब अटैक किया गया तो वहां के जो सेंट्रल श्राइन्स के स्टेच्यूज हैं उनको भी वहां से क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया या वहां से हटा दिया गया हो। तो यहाँ के भी जो देवी देवता हैं वो वहां पर से मिस हैं, वहां पर नहीं है। लेकिन दीवारों के ऊपर जो इनगार्विंग की गई है, जो कार्विंग की गई है, जो उत्कीर्णन किया गया है, देवी देवताओं की स्टेच्यूज बनाए गए, चित्र बनाए गए, वो आज भी अवेलेबल है। इवन एक खास बात यह है हजाराराम मंदिर की कि हजाराराम मंदिर की दीवार पर, जैसे राम आप लोग देख रहे हैं, तो रामायण की घटनाओं के जो दृश्य हैं, जो चित्र हैं, वो भी इस मंदिर की दीवारों पर बनाए गए हैं। समझ गए? तो हजाराराम टेम्पल का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। वहां उस मंदिर के खास चीजें, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल श्राइन्स में स्टेच्यूज वहां पर मिस है, लेकिन दीवारों के ऊपर जो पैनल कार्विंग है वो वहां पर मौजूद है, आज भी वो दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हजाराराम टेम्पल के बारे में हमने बात की। वाइल मोस्ट टेम्पल्स वर लोकेटेड इन सेक्रेड सेंटर, ये चीज आप जानते हैं। अधिकतर मंदिर तो धार्मिक स्थानों पर है। देयर वर सेवरल इन द रॉयल सेंटर्स एज वेल, लेकिन कुछ रॉयल सेंटर में भी जैसे हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हजाराराम टेम्पल है। ठीक है, नाउ दिस वाज प्रोबेबली मीन टू बी यूज्ड ओनली बाय द किंग्स एंड हिज फैमिली, राजा और उसके परिवार के द्वारा यूज किया जाता होगा। अब जो सेंट्रल श्राइन है वहां से स्टेच्यूज जो हैं देवी देवताओं के वो मिस हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन दीवारों के ऊपर जो उत्कीर्णन है वो अभी भी अवेलेबल है, वो अभी भी क्या है? सर्वाइव करता है। ठीक है, तो बेटा हमने बात करी हजाराराम टेम्पल की। नाउ मूव ऑन टू द अनदर। हाँ, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो। ये हजाराराम मंदिर की जो दीवार है उस पर की गई क्या है? जो उत्कीर्णन किया गया है देवी देवताओं का, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देवी देवताओं के चित्र जो है दीवार के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द दिस ट्रेडिशन वाज कंटिन्यूड बाय द नायकास। अब एक चीज,
जैसे हमने हजाराराम मंदिर की बात करी तो यहाँ पे हमने देखा सेंट्रल जो श्राइन है वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पे लूटपाट की गई थी, डिस्ट्रक्शन किया गया था जो यहाँ पर हुआ। लेकिन एक खास बात जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना वो ये कि जो नायक थे, देखिए साम्राज्य के डायनेस्टीज तो खत्म हो गई, लेकिन जो नायक थे वो अपना काम करते रहे, ठीक है, और नायकों ने उस परंपरा को कंटिन्यू रखा, उसको बनाए रखा, और उन्होंने मंदिर बनाने का काम जो है जारी रखा, उस स्थापत्य कला को वो हमेशा कंटिन्यू रखे रहे, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। कंटिन्यूड बाय द नायकास व्हाइल मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर एट विजयनगर वर डिस्ट्रॉयड, सिटी वो सेक्ड, शहर को लूट लिया गया था, लेकिन इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा नायकों ने, और उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स बनाई जो आज भी क्या है, अवेलेबल है। यहां पे अगला टॉपिक आपका आएगा द सेक्रेड सेंटर यानी धार्मिक केंद्र का, जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज हमने दो चीजों को कवर कर लिया है, अब कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के सामने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हजाराराम मंदिर किसके द्वारा यूज किया जाता था। द हजाराराम टेम्पल वॉज यूज्ड फॉर बाई सोल्जर्स और उनकी फैमिली या उनके मुख्य लोगों के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ द किंग के जो सर्वेंट्स थे, किंग एंड हिज फैमिली राजा और उसका परिवार, किंग एंड हिज मिनिस्टर राजा और उसके मंत्री। तो बेटा इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। आई थिंक सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। द लोटस महल यानी कमल महल वॉज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। लोटस महल जो है, ठीक है, इसका यूज किस पर्पस से किया जाता था, किस उद्देश्य से किया जाता था। अ प्लेस वेयर गॉड्स वर वर्शिप, जहां पे देवी देवताओं की पूजा होती थी, इस स्थान के रूप में। अ प्लेस कंसिडर्ड टू बी बाथिंग हॉल यानी जहां पे स्नान किया जाता हो। अ प्लेस द किंग मेट हिज एडवाइजर, जहां पे राजा अपने एडवाइजर से मिलते हो। अ प्लेस वेयर किंग एंड क्वीन रिसाइड्स, जगह जहां पे राजा और उसकी रानी रहते थे, ठीक है। अगेन इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अनदर क्वेश्चन है विच ट्रेवलर कॉल्ड द महानम्बी डिब्बा एज द हाउस ऑफ विक्ट्री। किस यात्री के द्वारा महानम्बी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री कहा गया, यानी विजय का घर कहा गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अब नहीं किया है तो इसको आप थोड़ा रिसर्च जरूर करोगे। हालांकि उस व्यक्ति के बारे में जरूर डिस्कस किया है जिसने इस जगह को क्या कहा, हाउस ऑफ विक्ट्री का। बीएफ दुराते बारबोसा, फर्नाओ नुनीस, डोमिंगो पायस या अब्दुल रज्जाक, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द अनदर पार्ट, अनदर क्वेश्चन। चलिए तो हमारे सारे एमसीक्यूज कवर हो गए। हमने जो कुछ ही पढ़ा उसे हम 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं। विजयनगर एंड इट्स इन्वॉन्स यानी राजधानी और उसके परिप्रदेश, इसमें हमने वाटर रिसोर्सेज की बात करी, तुंगभद्रा नदी और जो एम्बार्कमेंट्स वगैरह किए गए थे, वाटर चैनल्स की बात करी, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाटर वर्क जैसे हीरिया कैनाल की हमने बात करी। इसके बाद हमने इन्वॉल्व्स के अंदर ही फोर्टिफिकेशन और रोड्स को देखा कि किलेबंदी किस तरह से की गई थी, किलेबंदी का क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। सबसे खास बात क्या आती है किलेबंदी की, इस चीज को हमने यहां पर डिस्कस किया। साथ ही साथ जो गेट्स बने हुए थे उसके आर्किटेक्चर को हमने कवर किया। फिर हमने देखा जो अर्बन कोर है, अर्बन कोर के बारे में जैसे डोमिंगो पायस ने क्या बताया, ठीक है, कि वहां पे घर कैसे हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह अर्बन कोर को स्टडी किया, उसमें चीनी मिट्टी के जो टुकड़े हैं और इस्लामिक रेसिडेंस या मुस्लिम रेसिडेंस जैसे वहां से मिले हैं, उनके आर्किटेक्चर क्या थे, उन चीजों को हमने देखा। देन द रॉयल सेंटर की और हम आते हैं शाही केंद्र की तरफ। जब हम आए तो हमने देखा कि रॉयल सेंटर जो कि यहाँ पर कई सारे मंदिर भी मिले हैं और कई सारे अदर बिल्डिंग्स भी मिली हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे और ये किस तरह से बनाए गए थे, किस मटेरियल से बने हुए थे, ये चीज हमने देखी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ पढ़ा, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स, जैसे इसमें आपका ऑडियंस हॉल हो गया, महानम्मी डिब्बा हो गया, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी नेमिंग कैसे की गई है। महानम्मी डिब्बा को थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा, महानम्मी डिब्बा का ऑब्जेक्टिव क्या था, किस रिचुअल के साथ वो कनेक्टेड था, ठीक है। फिर हमने महानम्मी डिब्बा के बाद जो हमने अदर बिल्डिंग से उसमें हमने लोटस महल यानी कमल महल को पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करी, और एट द एंड हमने बात करी हजाराराम टेम्पल, हजाराराम मंदिर, जो कि एक रॉयल कोर से, रॉयल सेंटर से मिलने वाला मंदिर है, उसके बारे में भी हमने बात करी। सो गाइस एट द एंड हमने कुछ एमसीक्यूज किए, तो यहां पर हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में, अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको फाइनली कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए CUET वाला पर। थैंक यू सो मच।